हेलो, नमस्कार सभी को। तो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम होने वाला है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस टॉपिक से कनेक्टेड ऑलरेडी एक वीडियो आपका जो फर्स्ट पार्ट है कैश फ्लो का वो ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल दिया है, आप जाके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ या फिर यहाँ पे आई बटन पे डाल देता हूँ, आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना। उसके बाद आप इस वीडियो को चेकआउट करना, आपको बहुत हद तक कैश फ्लो में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सारी की सारी प्रॉब्लम वॉश आउट हो जाएंगी। और कैश फ्लो जो सबसे ज़्यादा बेकार से मतलब चैप्टर लगता है कि यहाँ भी समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली कैसे होता है, क्या होता है, प्लस माइनस क्यों करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको उस पर्टिकुलर पहले वाले पार्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी। अब इस पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पार्ट में हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो देखो बच्चों, जब कैश फ्लो की हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो हम बनाते हैं वो तीन पार्ट्स के अंदर हम डिज़ाइन करते हैं, है ना। पहले मैं तीनों पार्ट्स यहाँ लिखने वाला हूँ आपके सामने, आप एक बार लिख लेना। आपकी बुक्स में वैसे ये ऑलरेडी सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो जैसे सबसे पहले जब आपको देखने को मिलेगा वो क्या निकालोगे आप निकालोगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट। कौन सा वाला? एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। मतलब आपने जो भी प्रॉफिट जनरेट किया अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से, मतलब एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम बनाते ही है ना कंपनी के अंदर, जैसे हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका नेट प्रॉफिट एग्जैक्टली है कितना, कैसे पता लगेगा? अब बेटा ये पता लगाने का सिंपल सा तरीका क्या होता है कि जो भी आपको बैलेंस शीट का डाटा गिवन करके देगा, मैं साइड में इसकी बैलेंस शीट आपके साथ एक साझा करता रहता हूँ साइड बाय साइड। तो देखो बैलेंस शीट जब आपको मिलेगी तो यहाँ पे आपको एक हेड मिलता है जिसका नाम होता है रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ना एक सरप्लस की वैल्यू आपको देगा, तो सरप्लस की जो वैल्यू देगा वो ऐसे डाटा देगा आपको 31/3/2022 और एक तरफ देगा 31/3/2023। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे ओपनिंग डेट और इसको बोलेंगे अपनी करंट ईयर की क्लोजिंग डेट। ठीक है, तो अगर मेरा यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है 1,00,000 रुपए और ये दिया हुआ 1,50,000 रुपए, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया पिछले साल? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से अमाउंट कितना था? 1,00,000 रुपए का। अभी कितना हो गया? 1,50,000 रुपए का। दैट मीन्स वी हैव जनरेटेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000, है ना। तो आपने क्या निकाला? 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, वो आपने यहां मेंशन कर दिया। ओके, कैसे निकाला आपने ये? सर मैंने निकाला क्लोजिंग माइनस में ओपनिंग, तो ये सिंपल सा पार्ट हो गया मेरा। तो ये क्लोजिंग के हिसाब से आपने क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस किया, मतलब इसमें से आपने इसको माइनस किया एंड यू विल गेट द नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब एक छोटा सा केस मैं आपको समझाता हूँ इसके अंदर, एक और एग्जांपल। जैसा यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है, पिछले साल की मैं बात करूँ, पिछले साल जो आपका गिवन था ना ये ऐसे ब्रैकेट में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये लॉस है मेरा, पिछले साल लॉस था और करंट ईयर में कितना आ गया मेरा? ये करंट ईयर में मेरा प्रॉफिट हो गया। तो इन दैट केस हमारे पास जब कैलकुलेशन चलेगी तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों को उठा के प्लस कर देना। सर ऐसे कैसे प्लस कर सकते हैं? मतलब प्लस करने का रीज़न क्या है हमारा? क्योंकि जैसे आप इसे प्लस करोगे तो आपकी जो वैल्यू बनती है वो कितनी हो जाएगी बेटा? 2,50,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा हमारा। ये कैसे निकाला सर? ये क्या हुआ एकदम से, है ना। पिछले बार में तो डिफरेंस लिया था आपने, इस बार आपने प्लस कर दिया, क्यों प्लस किया? देखो एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला, हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करने का, है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा कि हमारा क्लोजिंग में प्रॉफिट कितना आया? इतना। तो क्लोजिंग में हमने क्या किया? यहाँ पे ये लिख लिया वैल्यू। अब ये क्या है? माइनस। अब ये ऑलरेडी माइनस में है तो ऐसे क्या लिखोगे आप? माइनस का 1,00,000 रुपीज़। तो एक बार चेक करो जरा कितना आ रहा है बेटा? ये प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे 1,00,000 रुपीज़ का, तो कितना प्रॉफिट होगा तुम्हारे पास? 2.5 लाख रुपीज़। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि आपको लॉस में से प्रॉफिट में अगर आपको जाना है तो ये लॉस वाला पैसा जो है ये भी तो कमाना पड़ेगा ना, तो ये भी तो आपने कमाया होगा, तो इसीलिए हमने इसे प्लस किया, बिकॉज ये प्रॉफिट का ही पार्ट है करंट ईयर के अंदर, और ये आपका ये तो प्रॉफिट है ये अपने पास, तो जो डिफरेंस है हमारे पास वो प्रॉफिट में निकल के आ जाएगा, दैट इज 2,50,000 रुपीज़। हो गया हमारा सिंपल सा काम। क्लियर? ठीक है सर। अच्छा अभी हम चलते हैं पुराने वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से, बिकॉज ये हर बार नहीं मिलेगा आपको, कभी कभी देखने को मिलेगा, तो जब देखने को मिलेगा तब यूज़ कर लेना, अदरवाइज की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। चलो अभी हम क्या करने वाले हैं, तो अभी हम नॉर्मल आगे चलने वाले हैं। तो आगे हम लोग कैसे चलेंगे, क्या करेंगे आगे जाके, देखो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद चेकआउट कर लो 4 आइटम ऐसी हैं जो यहीं पे रिकॉर्ड की जाती हैं, जिनका नाम होता है पहला ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मतलब आपने जो भी पैसा कमाया उसमें से कुछ पैसा निकाल कर आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया बेटा? जनरल रिजर्व में। मतलब आपने एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में रख लिया है, बिजनेस में ही है ना पैसा आपका,
तो इसीलिए हम इसे प्लस करते हैं। अच्छा, प्लस करने वाला जो मोटिव है वो मैं थोड़ा बाद में समझाता हूँ। देखो, हालांकि ये भी आपको कहाँ मिलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस में साफ साफ लिखा होगा इस तरीके से कि जनरल रिजर्व की वैल्यू आपको दे रखी है, और पिछले साल जनरल रिजर्व के अंदर था मेरे पास 3 लाख रुपए, अब कितना हो गया 4 लाख रुपए। तो कितने रुपए आपने ट्रांसफर किए जनरल रिजर्व के अंदर, क्योंकि जनरल रिजर्व में जो भी पैसा आता है वो कहाँ से आता है, हमारे प्रॉफिट में से आता है। पिछले साल 3 लाख का जनरल रिजर्व था, इस साल 4 लाख का हो गया। इसका मतलब आपने 1 लाख रुपए इसमें ट्रांसफर किया है। तो मेरी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1 लाख रुपए। इसको हम चेंज कर लेते हैं अपने इसके अकॉर्डिंग। तो ये मेरा कितना आ गया, 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया हमने। उसके बाद एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रीम डिविडेंड। इंट्रीम डिविडेंड, और क्या क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इसको लिखते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। और एक आइटम और आती है इसके अंदर, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स। अब ये सारी जो आइटम है ना, कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया, ये जो वैल्यू है ये आपको ये सरप्लस में देखने को मिल रही है। जनरल रिजर्व मैंने यहाँ से कॉपी किया है, डिफरेंस ले लिया सीधा सीधा, है ना। नाउ इंट्रीम डिविडेंड। नाउ इंट्रीम डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ तो इंट्रीम डिविडेंड का जो अमाउंट है ना, वो आपको बैलेंस शीट के नीचे यहाँ कहीं पे एडजस्टमेंट दे रखी होंगी अलग से, वहां पे लिख के दे देगा इंट्रीम डिविडेंड पेड। आपने इंट्रीम डिविडेंड कितना पे किया है वो क्वेश्चन मेंशन करके दे देगा। लेट सपोज जो भी है 50,000 रुपए की वैल्यू दे दी मुझे, तो जो भी वैल्यू देगा वो आपको उठा के सीधा उठा के यहाँ प्लेस कर देनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सीधी सीधी अमाउंट मैंने ऐसे प्लेस कर दिया। एंड प्रपोज्ड डिविडेंड, ये भी क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट में ही लिख के देगा, और कौन सी वाली वैल्यू, अब जब एडजस्टमेंट में लिख के देगा तो इस तरीके से कुछ मेंशन करेगा, ये देगा प्रपोज्ड डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर 2022 एंड 2023 वॉज रुपीज 50,000 एंड 60,000 रुपए, ऐसे कुछ इक्वेशंस आपको दे देगा, ठीक है। तो हमें कितनी वैल्यू यूज करनी है बेटा, हमें यहाँ पे ये वैल्यू यूज करनी है ऑलवेज। कौन सी वैल्यू यूज करोगे आप, हमेशा ओपनिंग वाली वैल्यू आप इसे यूज करना, ठीक है। क्योंकि ओपनिंग वाला आपने क्या किया, बेसिकली यही वो डिविडेंड है जो आपने करंट ईयर में पे किया होगा टू द शेयर होल्डर्स। एंड हमारे यहाँ पे ऐड करने का मोटिव क्या होता है, बिकॉज वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकाल रहे हैं। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालते टाइम मुझे केवल और केवल वही आइटम चाहिए जो ऑपरेटिंग नेचर की होती है। इसके ऊपर थोड़ी देर में बात करेंगे अभी। नेक्स्ट उसके बाद क्या बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ इसके अंदर जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट के अंदर एक हेड मिलेगा आपको करंट लायबिलिटीज का, और करंट लायबिलिटीज के अंदर एक और हेड मिलेगा जिसका नाम होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर मिलेगा आपको प्रोविजन फॉर टैक्स, है ना। अब ये दे रखा है, लेट सपोज यहाँ दे रखा है 30,000 रुपये, यहाँ दे रखा है 40,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको चेकआउट नहीं करना, आपको क्या यूज करना है इसके अंदर से, केवल और केवल क्लोजिंग वाली वैल्यू को यूज करोगे। इफ एडजस्टमेंट इज नॉट गिवन, तो ये भी हमारे पास कुछ केसेस होते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए। तो यहाँ पे जो भी आप रिकॉर्ड करते हो दैट इज ओनली मेड, मतलब जो भी आपने प्रोविजन क्रिएट किया है कि हाँ मुझे इस साल इतना टैक्स पे करना पड़ सकता है, लेकिन हमने उसका प्रॉफिट अभी से ही माइनस करके दिखा दिया। हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए, जो प्रोविजंस हम किसके लिए क्रिएट करते हैं, उन खर्चों के लिए जो हमें पता है कि होने ही हैं, बट उनका अमाउंट जो है वो असर्टेन है। अमाउंट हमें आज के डेट में नहीं पता भाई कितना होने वाला है, बट टैक्स तो हमें हर साल पे करना ही पड़ता है ना। तो हमने क्या किया था, हमने पिछले साल, ठीक है, एक प्रोविजन क्रिएट किया था जो करंट ईयर में पे कर दिया होगा, जो कितना है 30,000 रुपये। तो ये एक्चुअल में मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा टैक्स पेड। बट करंट ईयर में जो मैंने प्रोविजन एट द एंड ऑफ द ईयर क्रिएट करके रखा हुआ है विच इज 40,000 रुपीज, दिस इज अ टैक्स प्रोविजन मेड, कि हमने क्रिएट कर रखा है कि भाई हाँ ये अगले साल हम पे कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, दैट इज अ क्रिएशन ऑफ टैक्स। हमने एक प्रोविजन क्रिएट किया इसीलिए, बट प्रोविजन क्रिएट करने से एक्चुअल में कैश का आउटफ्लो नहीं होता। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर कि CFS ओनली रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शंस, तो ये तो कैश में होता है इसीलिए इसको माइनस करते हैं। सर माइनस कहाँ करते हैं बेटा, इसको माइनस करोगे अब सबसे लास्ट में, जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बनाएंगे बिल्कुल लास्ट में तक पहुंचेंगे, तब मैं इस वाली वैल्यू को यूज करूंगा। बिकॉज ऑफ ये जो वैल्यू है मेरी, इसको हम बोलते हैं टैक्स पेड इफ नो एडजस्टमेंट इज गिवन, और ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, टैक्स मेड। अगर एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तब ऐसा करना है आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस का ट्रीटमेंट, ओके। तो जो टैक्स मेड है मेरा कैश में नहीं होता, दिस इज द रीजन हम दोबारा से इसे प्लस कर लेते हैं ताकि हम एक्चुअल कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस को कैलकुलेट कर सके कि हमने एक्चुअली में जनरेट कितना किया है कैश ऑपरेशंस के थ्रू। तो ये सारी वो आइटम्स हैं। इनके अलावा कुछ आइटम्स और हैं बेटा, वो आपको और रिकॉर्ड करनी पड़ते हैं, जैसे
जिनको बोलते हैं बच्चों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या हैं हमारे लिए? तो बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का मतलब होता है ऐसी आइटम्स जो किसी भी एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। अब कैसे पता लगा सर किसी भी एक्टिविटी? लास्ट क्लास मैंने आपको समझाया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिकॉर्ड्स ऑल दोज ट्रांजैक्शन जो ऑपरेशंस से कनेक्ट करती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिकॉर्ड्स ऑल दोज ट्रांजैक्शन जो फिक्स एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म वाली कनेक्ट करती हैं, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिकॉर्ड्स ऑल दोज आइटम्स जो कि शेयर, डिबेंचर या फिर लोन वगैरह से कनेक्ट करती हैं एंड इन पर होने वाला खर्चा। बट व्हाट इफ कि अगर कोई ऐसी आइटम आ जाए, है ना, जो मेरा किसी भी एक्टिविटी का पार्ट नहीं है ना, मतलब कोई ऐसी आइटम जो आपने P&L अकाउंट में रिकॉर्ड कर रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्डेड है, बट वो ना ऑपरेटिंग है, ना इन्वेस्टिंग है और ना ही फाइनेंसिंग है। ऑल दोज ट्रांजैक्शंस आर नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कैसे? कोई एग्जांपल्स? तो बेटा एग्जांपल्स एक बार आप लिख सकते हो, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, ये मैंने आपको सारा समझाई दिया ऑलरेडी। चलो इसको समझाया एक बार देख लेते हैं। तो देखो, जब हम ऑपरेटिंग की बात करते हैं, ये तो हम साइड से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। इसके नोट्स वगैरह जो हैं आपके पास ऑलरेडी मिल जाएंगे सारे के सारे, या फिर मैं यहीं लिख दूंगा अभी कि कौन सी आइटम कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी आपको, ताकि आपको एक रेफरेंस मिल जाए कि हाँ CFS में कौन सी आइटम कहाँ मिलेगी आपको, ठीक है। तो वो आप नोट डाउन कर लेना, फिर हम चलेंगे आगे वाले पार्ट के ऊपर। बट उससे पहले मैं छोटा सा एक पार्ट बता दूँ आपको। किसी भी आइटम को अगर आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करना है, उसको अपनी जगह देनी है, तो कोई भी आइटम ऑपरेशन की होनी चाहिए प्लस कैश भी होनी चाहिए। हम हर एक आइटम के ऊपर दो चीजें चेक करेंगे कि वो कैश में है और ऑपरेटिंग नेचर की है। अगर वो ऑपरेटिंग नेचर की भी है और कैश में भी है, तब तो हम उसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंसीडर नहीं करेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि वो ऑलरेडी नेट प्रॉफिट निकालते टाइम आपने P&L अकाउंट में रिकॉर्ड कर रखी है। जैसे सैलरी पे करना, अब जब आप सैलरी पे करते हो बिजनेस के अंदर, तो क्या है वो कैश में होता है, एग्जैक्टली कैश में होता है। पे करोगे एम्प्लॉइज को कैश में या चेक, बैंक जो भी होगा। उसके अलावा क्या वो ऑपरेटिंग नेचर का है? बिल्कुल है। तो हमें उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब आपने प्रॉफिट निकाला, ये वाला प्रॉफिट निकाला, ये वाला 50,000 रुपए का, इसमें वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, ऑपरेशन का भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ हमने चेकआउट करो जरा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, हमने इसे प्लस किया। रीजन प्लस करने का मोटिव क्या होता है? देखो आपका जो बिजनेस है, ये हमारे बिजनेस का सर्कल है। लेट्स सपोज ये बिजनेस का आपकी बाउंड्रीज हैं। आपने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, आपने प्रॉफिट कमाया भाई, जो भी कमाया 50,000 या 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था आपने। यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा ले लेते हैं, 2.5 लाख का प्रॉफिट कमाया। अब आपने क्या किया इस 2.5 लाख में से? भाई 2.5 लाख के प्रॉफिट को आपने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड मार दिया। हमने क्या बोला? हमने बोला भाई कुछ पैसा एक काम करो, फ्यूचर के लिए सेविंग करके रख लेते हैं इन फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व। अब जब आपने जनरल रिजर्व में पैसा सेव किया तो क्या हुआ? बाउंड्री बड़ी कर ले थोड़ी सी। तो क्या हुआ बच्चों उस केस के अंदर आपका? क्या ये पैसा बाहर गया बाउंड्री के, आपके बिजनेस की बाउंड्रीज के बाहर गया? मतलब कोई आउटसाइडर इस पैसे को लेके गया? नहीं गया। हमने क्या किया? बस इस पैसे में से कुछ पार्ट निकाल कर यहां डाल दिया और हमने ये दिखा दिया कि हमारा जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो गया। तो क्या ये हमारी कमाई नहीं है? क्या ये हमने प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है? ये वही प्रॉफिट है जो हमने कमाया है करंट ईयर के अंदर। दैट्स अ रीजन हमने इसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर दिया, है ना। हमने क्या किया था? इसमें से अमाउंट निकाला, 1 लाख रुपए यहां ट्रांसफर कर दिया। तो जैसे ही मैंने दोबारा से उसको प्लस किया तो हमारा क्या हुआ? हमारा ऑलरेडी कितना प्रॉफिट आ गया? हमारा प्रॉफिट दोबारा से बढ़ जाएगा। हमने कितना कमाया होगा? 1.5 लाख रुपए कमाया होगा। उसके अलावा हम प्रॉफिट कमाने के बाद प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं, इक्विटी शेयर्स इन्हें हम बोलते हैं। तो हमने क्या किया? हमने बोला भाई इस साल हमने अच्छा पैसा कमाया, तो एक काम करो, कुछ इंट्रीम डिविडेंड मतलब होता है क्वार्टरली डिविडेंड इन बिटवीन जो दे दिए जाते हैं, उसको इंट्रीम डिविडेंड कहा जाता है। तो जो पैसा मैंने निकाल के दिया, अब इस एग्जांपल में मैंने कितना लिया था बेटा? ये 50,000 रुपए। तो मैंने क्या किया? क्या ये पैसा ऑपरेटिंग नेचर का है? बिजनेस से कमाया गया है? हाँ, बिजनेस से वो कैश में है, कैश में पे किया होगा ना आपने। क्या ये ऑपरेटिंग नेचर का है? नहीं, क्योंकि डिविडेंड पे करना इज अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नॉट अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपके ऑपरेशन से क्या कनेक्शन है? ऑपरेशन से कोई कनेक्शन नहीं है ना, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस करके आप जो खर्चा कर रहे हो बिजनेस के लिए कर रहे हो। अब ये खर्चा बिजनेस का नहीं है, ये खर्चा कर्जा जो ले रखा है आपने, ऑनरशिप बांट रखी है अपनी, तो ये वो वाला पार्ट है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी बिकॉज डिविडेंड्स आर पेड ऑन शेयर्स, ठीक है।
तो ये ऑपरेटिंग का नहीं है, मतलब ये यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड के साथ ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड है बट ये नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे दोबारा से ऐड बैक करना पड़ेगा टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हमने क्या किया, इसे दोबारा से प्लस कर दिया, तो ये मैंने डिविडेंड यहाँ पे प्लस कर दिया सीधा सीधा। सेम ट्रीटमेंट रहता है प्रपोज डिविडेंड के साथ। प्रपोज डिविडेंड मतलब हमने डिविडेंड पिछले साल भाई कुछ प्रपोज किया था 50,000 रुपए का, और ये डिविडेंड करंट ईयर में हमने क्या किया भाई, पे कर दिया। अब ये डिविडेंड है, ये भी अगेन प्रपोज डिविडेंड है पीडी आपका। किसको डिविडेंड हम प्रपोज किस किस के लिए करते हैं, ये डिविडेंड जो प्रपोज किया आया था, ये क्या आया था, इक्विटी शेयर्स कैपिटल के लिए एंड प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल के लिए। अगेन शेयर्स की बात आ गई है, तो ये अगेन किसका पार्ट हो गया, मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है। कैश में होता है वो ठीक है, तो कैश में है लेकिन ऑपरेटिंग नहीं है, हटाना पड़ेगा। हटाने का मतलब क्या होता है, पास्ट में पहले हमने क्या किया था, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसे माइनस किया होगा इस अमाउंट को, सेम कि प्रॉफिट चला जाएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। अभी हमें इसे दोबारा से ऐड बैक करना पड़ेगा टू कैलकुलेट कि आपने बिजनेस से कितना कमाया, क्योंकि इन्वेस्टर्स को यही चाहिए आपके लिए। इन्वेस्टर्स क्या जानना चाहते हैं कि भाई ऑपरेशन से कितना पैसा जनरेट किया जा रहा है। तो ये हमारा एक पार्ट है जो हम दोबारा से ऐड बैक कर देंगे, ताकि इन्वेस्टर्स को पता लगा सकें वो लोग कि हम लोग बिजनेस जो कर रहे हैं क्या वो प्रॉफिटेबल है, क्या वो बिजनेस सही चला रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी आइटम जो आपकी एग्जैक्टली ऑपरेशनल नहीं है उन्हें तो हटाना पड़ेगा ना, तो हमें क्या करेंगे, हम दोबारा से इनको ऐड बैक कर देंगे ताकि हमें एक्चुअल प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशंस पता लग सके। तो मैंने क्या किया, ये सेम अमाउंट दोबारा से प्लस कर दी। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, अगेन ये तो मैंने आपको बता ही दिया था ऑलरेडी कि प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने पैसा दे दिया। प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि पैसा निकाल के आपने साइड में रख लिया। अब ये प्रोविजन किसी भी चीज़ का हो सकता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर आपका डाउटफुल डेट्स हो गया, ठीक है, किसी भी चीज़ का प्रोविजन हो सकता है। लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है, आपका एक ऐसा अमाउंट जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हम अलग से पैसा निकाल के बाहर रख देते हैं। पैसा बिजनेस से बाहर गया नहीं गया, तो ये कमाया है ना मैंने, अगर कमाया है तो हमें दोबारा से इसे ऐड बैक करना ही पड़ेगा। तो 30,000 रुपए जो मैंने प्रोविजन क्रिएट किया, दैट मीन्स मेड वाला पार्ट, हमें दोबारा से इसे ऐड करना पड़ेगा टू कैलकुलेट अ करंट ईयर्स प्रॉफिट इन कैश। ठीक है, ये कर दिया मैंने। उसके बाद अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पे लिख लेते हैं। तो बेटा ये तो आपको समझ में आ गया होगा आई गेस कि हम इन्हें प्लस क्यों करते हैं। मेरा मेन मोटिव क्या है बेटा, याद कराना नहीं है आपको कि ये आइटम होती है इनको प्लस कर लो। प्लस करना क्यों प्लस करना है भाई, वो पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। बिकॉज ये क्लियर हो गया तो आपको आगे जाके कभी कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई प्लस करना है माइनस करना है, याद करना की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलो जी, तो हमारा ये पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के लिए। तो व्हाट आर दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वो जो किसी भी एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो कुछ एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हो जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहले देखने को मिलता है रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स या फिर इनकम टैक्स रिफंड, इस नाम से भी देखने को मिलेगा, इनकम टैक्स रिफंड। ठीक है, उसके अलावा और क्या हो सकता है बेटा, चैरिटी। उसके अलावा और क्या हो सकता है, कंपनसेशन फॉर फ्रॉम गवर्नमेंट, आपको किसी भी तरह कंपनसेशन मिला, या फिर इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा मिल गया आपको, कुछ प्रॉब्लम हुई थी भाई, आपने इंश्योरेंस क्लेम वगैरह रिसीव कर लिया, या फिर इसको इंश्योरेंस क्लेम के नाम से भी क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको, इंश्योरेंस क्लेम। तो इंश्योरेंस क्लेम भी आप लिख सकते हो कि इंश्योरेंस क्लेम। अब द पॉइंट इसकी सर इनमें से कौन सी आइटम प्लस होगी कौन सी माइनस होगी, तो आपको क्या सोचना है, आपको बस ये सोचना है भाई कि इन आइटम्स को प्रीवियसली जब हमने रिकॉर्ड किया होगा वाइल प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तब हमने इनका ट्रीटमेंट क्या रखा होगा। देखो सबसे पहले आइटम रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स मतलब आपको पैसा मिला, तो आपने क्या किया होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर इसका ट्रीटमेंट, सर हमने पहले से प्लस किया था, एज एन इनकम मान लिया था बिकॉज पैसा आ रहा है ना आपके पास। बट क्या ये आपने बिजनेस से कमाया, क्या ये आपकी मेहनत है बिजनेस की कि टैक्स आपको रिफंड हो गया तो आपका बिजनेस का फायदा हो गया, नहीं। इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग, और ये इन्वेस्टिंग भी नहीं है, ये फाइनेंसिंग भी नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टिंग क्यों नहीं है, बिकॉज ना फिक्स एसेट्स है, ना ही मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। दूसरा, ना ही मेरा ये फाइनेंसिंग का पार्ट हो सकता है, बिकॉज ना ये शेयर है, ना डिबेंचर है, ना ही मेरा किसी भी तरीके का कोई लोन वगैरह का पार्ट है ना। तो ये किसी भी एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इसीलिए हम इसे हटाएंगे। अब बेटा एक बात बताओ, आपने अगर इसे पहले प्लस किया था और ये ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं है, किसी भी एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो क्या करोगे आप इसे करंट, जब आप CFS क्रिएट करोगे तो उस टाइम पे क्या करना है, इसमें आपको माइनस कर देंगे हम, सिंपल वाली बात है ना। तो ये मैंने क्या किया बेटा, माइनस कर दिया, हो गया सिंपल। अब आ जाओ चैरिटी पे। डोनेशन वगैरह देने का बड़ा शौक है, दिए जाओ, अच्छी बात है, देनी चाहिए। बट क्या ये आपका ऑपरेटिंग खर्चा है,
नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए कि आप बिजनेस से कितना कमा रहे हो। तो ये मेरा किसी भी तरीके से ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं है, इन्वेस्टिंग भी नहीं है, फाइनेंसिंग भी नहीं है। आई गेस क्लियर होगा। तो पहले मैंने इसे क्या किया था सर, हमने इसे पीएनएल बनाते टाइम इसे माइनस किया था एज एन एक्सपेंस। पीएनएल अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं तो अभी क्या करोगे सीएफएस में, क्योंकि ये खर्चा नहीं है हमारा, इसीलिए जैसे ही आप एक्सपेंस हटाओगे तो प्रॉफिट अपना बढ़ जाएगा हमारा। हो गया हमारा काम। कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट या फिर नेचुरल या फिर इंश्योरेंस कंपनी। नेचुरल डिजास्टर आपके पास एक क्वेश्चन में गिवन है, उसका मुझे याद आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 आई गेस, क्वेश्चन नंबर 10 या 11 है उसमें। तो क्या है, कंपनसेशन मिला, कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट मतलब आपको कंपनसेशन मिला है या फिर किसी भी तरीके की हेल्प मिली है, सपोर्ट मिला है। तो क्या वो सपोर्ट जो आपको मिला, क्या वो आपका जो कैश आपके पास आया वो बिजनेस की मेहनत से आया? नहीं, वो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिला जो हर साल नहीं मिलेगा, है ना। तो ये बिजनेस का सपोर्ट जो आपको मिला हुआ है ये किसी भी तरीके से ऑपरेशनल एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इसे भी हटाना पड़ेगा। पहले से प्लस किया था, अब क्या करेंगे, हम इसे माइनस कर देंगे। हो गया हमारा काम। उसके अलावा इंश्योरेंस क्लेम, अब जो इंश्योरेंस क्लेम हमें मिला हुआ है, ये इंश्योरेंस क्लेम कोई नुकसान वगैरह हुआ होगा, उसका इंश्योरेंस हमने करवा रखा था और वो नुकसान का क्लेम कंपनी ने हमें वापस कर दिया। अब क्या ये इंश्योरेंस क्लेम हर साल मिलेगा? क्या ये रूटीन नेचर का वर्क है आपका? नहीं, ये आपका जो इंश्योरेंस क्लेम मिला ये वन टाइम मिला हुआ है, बिकॉज आपको इसके लिए मेहनत नहीं, आपने इंश्योरेंस करवा रखा था। इंश्योरेंस करवाना, उसका प्रीमियम पे करना, दैट्स अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिकॉज वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप बिजनेस कर रहे हो भाई, एसेट्स वगैरह जो लगा रखे हैं वो तो इंश्योरेंस आपने लगा रखा है, वो सिक्योरिटी ले रखी है आपने ताकि आपको नुकसान हो तो वो रिकवर हो जाए। बट क्या ये आपके जो इनकम रिसीव हुई है आपको, क्या ये हर साल मिलेगी आपको? आपने जो बिजनेस कर रहे हो क्या ये उसका पार्ट है? नहीं है, हटाना पड़ेगा। पहले मैंने इसे क्या किया था, इंश्योरेंस क्लेम मिला था तो मैंने इसे पहले प्लस किया था, तो अब क्या कर देंगे, हम इसे माइनस कर दो। दीज आर दी एग्जांपल्स जो आप यहां यूज करोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसे प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, जो भी वैल्यू निकाल के देखेगा वो रख देना आपको। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, यहां जो वैल्यू निकल के आएगी उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये मेरा हो गया काम खत्म, डन। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब ये क्या था, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो क्वेश्चन में लैंग्वेज को घुमा के अगर दिया हुआ आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोला हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये सारी आइटम ऑलरेडी उसने प्रॉफिट में माइनस कर रखी हैं या फिर प्लस कर रखी है, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कोई आइटम मिल जाते हैं यहाँ से मुझे, तो हमें क्या करना है, हमें उन सब आइटम को एडजस्ट करना है ताकि मुझे मिल सके अपना प्रॉफिट कब, जिसमें टैक्स का कोई कैलकुलेशन नहीं है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का कोई कैलकुलेशन नहीं है। हमारा ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई गेस इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। ये नोट्स में मैंने आपको ऑलरेडी डाला हुआ है, एक बार चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा इसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट है। अभी इसी से कनेक्टेड हमें कुछ क्वेश्चंस भी कवर करने हैं, तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी एक बार देख लेते हैं बच्चों कि क्वेश्चन एग्जैक्टली कैसे कैसे फ्रेम होके आते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के। ओके, तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के। ओके, आई गेस आप लोगों को नोट किया होगा सही से, ठीक है बेटा। जैसे कि हम डिस्कस किया था कि हम अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो बेटा क्वेश्चन हम करने वाले हैं 3। तो इस टॉपिक से कनेक्टेड मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको क्रिस्प एंड क्लियर बिल्कुल अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको क्वेश्चन के साथ हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, बिकॉज जो मैंने समझाया आपको, क्योंकि क्वेश्चन में कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे करना है, सब कुछ मिलेगा आपको। तो देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो अपनी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। इट सेज दैट कि फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड। मतलब एक कंपनी है जो हमारा जिसका नाम है जी लिमिटेड, उसकी बैलेंस शीट का ना छोटा सा एक्सट्रैक्शन आपको दिया हुआ, मतलब एक छोटा सा पार्ट आपको निकाल के दिया हुआ ताकि आप ये वाला पार्ट कंप्लीट कर सको। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। इतना आपको देखो, जब आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो ना, लर्निंग स्टेज पे हो, ये आपको इतना वाला पार्ट जिसमें 4 आइटम फिक्स है यही आने वाली है, इनको ऐसे ही लिख लेना। जब आपको याद हो जाए चीज़ें सारी की सारी, फिर आप इसमें कंपेरिजन आप अलग अलग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी आप प्रॉपरली लिखो, क्वेश्चन आपके साथ में चल ही रहा है। क्या लिखा हुआ है, इट सेज कि इक्विटी शेयर कैपिटल इनिशियल टाइम पे, मतलब इसमें ओपनिंग क्लोजिंग आपको पक्के से चेक करना है कि ओपनिंग कौन सा है, क्लोजिंग कितना है। जैसे ऊपर देख लो 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2018 आपको दिया हुआ है। तो कौन कौन सा डाटा दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग भी सेम है, क्लोजिंग भी सेम है, 8-8 लाख रुपए का। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल आपको दिया हुआ है 6 लाख और 6 लाख, ये भी सेम है। उसके बाद सरप्लस मतलब प्रॉफिट की बात कर रहा है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से अगर देखा जाए, ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास कितना, 4 लाख रुपए का, क्लोजिंग बैलेंस है 7,20,000 रुपए का। तो जो इंक्रीज दिखाई दे रहा है बीच में, दैट इज अ नेट प्रॉफिट। ओके, उसके बाद
अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड मतलब इतना डिविडेंड आपने अब तक पे नहीं किया है, तो ये करंट लायबिलिटी होता है। हालांकि हमारा इसमें करंट लायबिलिटी का कोई काम नहीं है, तो यहाँ हम यूज नहीं करेंगे। तो इनके अलावा कुछ और मिल जाता तो जस्ट इग्नोर, बाकी सब यूज करेंगे। ओके, नीचे एडजस्टमेंट्स में क्या लिखा बेटा, सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। ये क्वेश्चन ने पहले से दिया हुआ साफ साफ कि डिविडेंड जो मैंने प्रपोज किया है ना इक्विटी शेयर्स पे 17-18 और 18-19, मतलब पहले ओपनिंग दिया हुआ है फिर क्लोजिंग दिया हुआ है, कितना कितना 1,60,000 और 2 लाख रुपए का रिस्पेक्टिवली डाटा मुझे गिवन है। आगे लिखा है एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 40,000 ऑन इक्विटी शेयर्स वाज पेड। तो इक्विटी शेयर्स के ऊपर इंटरिम डिविडेंड की वैल्यू दी हुई है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई ये दोनों आइटम आपकी, ये दोनों पार्ट्स आपको हमेशा कहां मिलेंगे, एडजस्टमेंट में। हमने सॉल्यूशंस के अंदर भी दिखाया था। ओके, तो चलो क्वेश्चन हटा के आप सीधा सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्या करना है आपको, तो क्या क्या करना है हमें, आपको क्या लिखना है सीधा सीधा, तो यहाँ पे आप लिखोगे सीधा सीधा सॉल्यूशन। ठीक है, निकालने को क्या बोला क्वेश्चन ने कि कैलकुलेट करो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, मतलब इन चारों के बाद जो निकल के आता है दैट इज द फर्स्ट पार्ट आपका, वो कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना निकाला था हम लोगों ने अभी कि भाई 4 लाख इसने कमाया और 7,20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब 3,20,000 रुपए हमने करंट ईयर में जनरेट किए हैं। ये क्लियर है? कैसे आया ये हमारे पास डिफरेंस, ये आया क्लोजिंग माइनस में ओपनिंग, सेम वही पैटर्न जो हमने यूज किया था। तो क्लोजिंग माइनस में ओपनिंग हमारे पास वैल्यू आ जाती है। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व में वैल्यू हमने ट्रांसफर की है, कितनी ट्रांसफर की है बेटा, क्वेश्चन में देखो कहीं पर भी गिवन नहीं है। सरप्लस की वैल्यू जरूर गिवन थी बट जनरल रिजर्व कहीं भी गिवन नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डैश ले लो जो गिवन नहीं है, बट हमें याद रखने के लिए सारी चीजें एक बार स्टार्टिंग में 4-5 क्वेश्चन तक आप करना, उसके बाद आप छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज्ड डिविडेंड ये आपको हमेशा कहां मिलेगा, एडजस्टमेंट में, जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है। हमें कितना गिवन है, देखो प्रपोज्ड डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड दोनों गिवन है। इंटरिम डिविडेंड की वैल्यू है बेटा 40,000 रुपए एंड प्रपोज्ड डिविडेंड की वैल्यू भी गिवन है, बट पढ़ने वाली एक छोटी सी लाइन क्वेश्चन में गिवन है, क्या, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। इसने केवल और केवल इक्विटी वाला शेयर्स का पार्ट दिया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑन इक्विटी शेयर्स। तो ये इक्विटी शेयर्स का ऑलरेडी गिवन है। वैल्यू कौन सी यूज करनी होती है आपको, हमेशा ओपनिंग वैल्यू, बिकॉज दिस इज द डिविडेंड विच वी हैड ऑलरेडी पेड। हमने करंट ईयर में जिसको पे किया है वो ये वाला है। दूसरा 2 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, वो नेक्स्ट ईयर हम पे करेंगे। अभी जो हमने पे किया है वो ये वाला पार्ट है एंड दिस इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी पार्ट। द सेम वैल्यू शुड बी सब्ट्रैक्टेड इन योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वहां आप माइनस करवा देना क्योंकि ये एक्चुअली माइनस होना है, लेकिन कहां, फाइनेंसिंग में। क्लियर? ठीक है, इसके बाद क्या निकालना है आपको, अभी निकालना है प्रोविजन फॉर टैक्स। ये कहां मिलेगा, मैंने कहां लिखवाया था आपको, शॉर्ट टर्म प्रोविजन इन ए करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ना ही मुझे कुछ और गिवन है, तो ठीक है सर ये भी गिवन नहीं है, तो इसे भी डैश ले लो। नाउ मुझे एक बात बताओ, आपने बीएसटी में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि भाई डिविडेंड सबसे पहले दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू है हमारे पास। क्या लिखा था, स्टार्टिंग में गिवन था इक्विटी शेयर्स भी है हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, तो वो हमें दोनों को लिखना पड़ेगा, है ना। तो दूसरा कितना लिखोगे, उसका भी डिविडेंड तो प्रपोज किया ही होगा ना मैंने, तो यहां पे लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड on preference shares on 10% preference shares capital, what will be the amount। अब 10% क्वेश्चन ने ऑलरेडी दिया हुआ, देखो वैल्यू दोनों की सेम है, 10% ऑफ 6 लाख रुपीज, तो ये दोनों सेम आएगा। इसका मतलब 60,000 रुपए की हमारे पास वैल्यू आ जाती है। देयर इज नो सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, मतलब उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि है ही नहीं हमारे पास। तो वैल्यू कितना जाता है बेटा, ये हो गया 2 लाख रुपए, ये हो गया 2,60,000, और 2,60,000 अगर ऐड करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 5,80,000 रुपीज विच इज अ मेन आंसर। और ये क्या निकलेगा आपका, ये निकलेगा सर हमारे पास नेट प्रॉफिट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्स से पहले की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो ये हमारे पास क्वेश्चन ने गिवन करके हमको दे दी, निकाल लिया हमने। यही निकालने का क्वेश्चन हमें से बोला हुआ था। हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट है, क्वेश्चन भी कंप्लीट, दैट्स इट। ओके, जस्ट राइट इट डाउन। फिर हम आगे का कुछ क्वेश्चंस और करेंगे अभी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, कोई चेकआउट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन सेज दैट कि स्पार क्वेश्चन ने एक्सट्रैक्ट की जगह पे पूरी की पूरी बैलेंस शीट आपको दे रखी है एंड यू हैव टू फाइंड योर थिंग्स, जो आपके लिए जरूरी है, कहाँ कहाँ मिलेंगी, क्या क्या मिलेगा आपको ढूंढना है।
ठीक है। तो कहाँ कहाँ मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा इसमें। देखो ये जो वैल्यू है ये मिलेगी बेटा आपको रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, है ना। इंटरिम डिविडेंड मिलेगा आपको बेटा कहाँ, जनरल एडजस्टमेंट के अंदर, और ये भी मिलेगा आपको एडजस्टमेंट के अंदर। ये मिलेगा आपको कहाँ बेटा, ये मिलेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर, ठीक है। सारी आइटम्स मैंने आपके सामने लिख के दे दी हैं, और पिछले क्वेश्चन में जैसा मुझे ये गिवन था प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये वाला पार्ट जो गिवन था इस क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, बिकॉज देखते हैं गिवन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वैसे क्वेश्चन हमेशा अगर लिख के देता है प्रपोज्ड डिविडेंड तो इसका मतलब, और उसने स्पेसिफिकली नहीं बोला कि वो इक्विटी पे है या प्रेफरेंस पे है, और क्वेश्चन में दोनों ही तरीके की कैपिटल्स गिवन है, तो वी विल ऑलवेज कंसीडर कि वो जो प्रपोज्ड डिविडेंड है उसमें दोनों की वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपने चेकआउट कर ही लिया होगा कि कौन सी आइटम कहाँ कहाँ पे गिवन है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया सब कुछ, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन में सबसे पहला मुझे क्या निकालना है बेटा, यही सारी चीजें निकाल ली हैं। तो ये कहाँ मिलेगा, सबसे पहला वाला पार्ट नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये आपको मिलता है कहाँ, पूरा क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ना अच्छे से, कहाँ मिलेगा बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो डाटा में क्या लिखा हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है आपको रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एक ब्रैकेट में एक वैल्यू लिखी हुई है छोटी सी नीचे, जिसको क्या बोलते हैं हम, सरप्लस बोलते हैं। सरप्लस में क्या लिखा हुआ है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, विच इज पिछले साल अगर देखा जाए तो ये था मेरे पास 1,45,000 का, और अब हो गया है 2 लाख रुपए का, ठीक है। तो इसका मतलब कितना कमाया आपने, पिछले साल भी प्रॉफिट था, इस साल भी प्रॉफिट है, दैट मीन्स यू हैव जनरेटेड 55,000 रुपीज इन अ करंट ईयर, क्लियर। तो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस किया हो गया हमारा काम। उसके बाद अदर आइटम, अब एक बार चेक करो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये कहाँ मिलेगा सर, जनरल रिजर्व में, ये रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा। तो क्वेश्चन में जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसके आगे कोई नोट नंबर गिवन नहीं है, इसका मतलब एक ही आइटम थी, दैट इज ये। तो जनरल रिजर्व नहीं है मेरे पास, तो कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई ऐसा इशू थोड़ी कि हाँ होना ही चाहिए, तो डैश ले लेते हैं। नाउ इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज्ड डिविडेंड ये मिलेगा हमें कहाँ पे, ये मिलेगा सर एडजस्टमेंट्स में। तो देखो सबसे लास्ट में एडजस्टमेंट्स आपको गिवन है, फ्रॉम विच इट सेज कि प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 19, डाटा ऑलरेडी आपको गिवन है कि प्रपोज्ड डिविडेंड आपने करंट ईयर में जो किया है वो कितना किया है, 2018 एंड 19 का, दोनों का दिया हुआ है। हालांकि आपके लिए काम का कौन सा है, हमेशा ओपनिंग वाला, ये ध्यान रखना कि दोनों की वैल्यूज। अब प्रपोज्ड डिविडेंड कितना है मेरा बेटा, 50,000 रुपए, तो ओपनिंग वैल्यू ही कंसिडर करेंगे हम लोग। उसी के जस्ट नीचे इंटरिम डिविडेंड भी मुझे गिवन है विच इज 10,000 रुपीज, तो ये भी हम यूज कर लेते हैं, इसे प्लस करेंगे, है ना। देखो एक और चीज, क्वेश्चन में इस बार प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ऐसा कुछ गिवन नहीं है, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स ऐसा कुछ गिवन नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये टोटल शेयर कैपिटल जो ऊपर गिवन है उसके ऊपर प्रपोज डिविडेंड है, मतलब कंप्लीट प्रपोज डिविडेंड जो भी आपने पे किया है करंट ईयर में। तो ये मेरी वैल्यू हो जाती है, खत्म काम हमारा। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या बची हमारे पास, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये कहाँ मिलेगा बेटा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जस्ट चेक इट आउट कि बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहाँ है, कहाँ बताया था, करंट लायबिलिटीज में। तो करंट लायबिलिटी के अंदर अगर आप चेक करोगे तो एक आइटम मिलती है आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन, एंड नोट नंबर के कॉलम में 1 लिखा हुआ है, तो वहां से चेक नहीं करना आपको, नीचे आ जाओ नोट नंबर्स में, वहां लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स, मिल गया। कौन सी वैल्यू बताई थी मैंने आपको, लिखवाया भी था कि 2018 वाली ओपनिंग है, 19 वाली क्लोजिंग है, तो यहां पे आप कौन सी लिखोगे बेटा, हमेशा क्लोजिंग वाली वैल्यू, अगर आपको एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो क्लोजिंग वाली वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पे, ये है सर 50,000 रुपए की, तो ये हो गया 50,000 रुपए। एंड देयर इज नो सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगेन इन दिस क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, बस आपको सम अप कर देना है सारी वैल्यू। सो कितनी वैल्यू आने वाली है, 1,10,000 रुपए, 1,65,000 रुपए हमारा मेन आंसर हो जाता है। तो लो जी, ये भी हमारा सॉल्यूशन खत्म हो गया, क्लियर। क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर जहां पे सारी आइटम आपको देखने को मिलने वाली है। अभी तक पिछले क्वेश्चन में ना मेरा ये था ना मेरा ये था, इस क्वेश्चन में ये भी आ गया। अब अगले क्वेश्चन में जो हम करने वाले हैं वो फुल फ्लैश क्वेश्चन होने वाला है ऑफ दिस पार्ट। मैक्सिमम जो आइटम है जिसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी मिलेगा और ये चारों आइटम मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, इसे नोट डाउन कर सकते हो। फिर चलेंगे हम अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर ऑफ दिस क्लास। ओके, तो आई गेस आप लोगों का नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इट सेज दैट कि फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन आपको गिवन की हुई है, आगे लिखा है कैलकुलेट करो, सेम वही पार्ट, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आपको कैलकुलेशंस में यूज करना है। अब क्या करना है, देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा है, इट्स सरप्लस। सरप्लस मतलब आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं, कौन से वाले, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इस बार अलग अलग करके दिए हुए हैं वर्टिकल फॉर्मेट में। पिछली बार क्या था, आपके साइड बाय साइड दिया हुआ था डाटा, इस बार एक साथ दिया हुआ, डायरेक्टली क्वेश्चन गिवन है, तो अच्छा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। क्या लिखा है, ओपनिंग में सरप्लस था मेरे पास 1 लाख का, क्लोजिंग में हो गया सर हमारे पास 336 का। इट मीन्स हमारा प्रॉफिट कितना हो गया बेटा, सर हमारा प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 2,36,000 का। क्वेश्चन आपके साइड में चल ही रहा है, हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ बेटा, 2,36,000 रुपए का हमारा हो गया सर यहाँ पे प्रॉफिट,
ठीक है जी, तो ये हमारा प्रॉफिट यूज कर लिया हमने। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या निकालना है मुझे, अगला चेकआउट करना है मुझे क्या, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, या फिर जो जो मिलता रहेगा रिकॉर्ड करते रहो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर, करंट ईयर में कितना डिविडेंड पेड किया आपने, तो ये प्रपोज डिविडेंड का पार्ट है कि जो पेड वाला पार्ट वही होता है हमारे पास। कितना ये 72,000 रुपीज मुझे यहाँ देखने को मिला, तो इसको लिख देते हैं 72,000 रुपीज का पार्ट। उसके बाद मुझे गिवन है इंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान कुछ डिविडेंड मैंने इंट्रीम पे किया है, मतलब इन बिटवीन द ईयर, तो ये मेरे पास गिवन है ऑलरेडी, ये भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, बेटा ये भी डायरेक्टली गिवन है, आपको कोई डिफरेंस वगैरह की जरूरत नहीं है, तो ये भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो 1 लाख रुपए का। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, मतलब प्रोविजन क्रिएट किया है, केवल करंट ईयर के लिए प्रोविजन क्रिएट किया हुआ, तो ये भी गिवन है क्वेश्चन है मुझे 1.5 लाख रुपए का। लो जी भाई, सारी आइटम मुझे मिल गई, चारों के चारों। सर और भी आइटम्स गिवन है, तो बेटा कौन कौन से आइटम है, रिफंड ऑफ टैक्स, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर मैनेजमेंट, ये कुछ पार्ट्स मुझे ऑलरेडी गिवन है। इनकी वैल्यूज कितनी कितनी है ये सारी एक बार चेक कर लेते हैं, तो वो भी एक बार देख लो कितनी कितनी वैल्यूज है बेटा। सबसे पहले हम एक चेक करते हैं कि यहां पर जो मुझे गिवन है, देखो रिफंड ऑफ टैक्स, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का पार्ट है, तो यहां हम लोग लिखेंगे रिफंड ऑफ टैक्स। अब ये जो वैल्यू मुझे गिवन है ना, ये गिवन है 3,000 रुपए की, ठीक है, प्लस माइनस आप लोग मुझे बताओगे कि क्या लगाओगे, यहां लिखना है लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ठीक है, कमेंट करते रहो सारे के सारे कि भाई क्या क्या लगाने वाले हो आप, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक कितने होने वाला है, ये गिवन है क्वेश्चन में 2 लाख रुपए का। और इनकम जो आपके पास नेचुरल डिजास्टर का इंश्योरेंस प्रोसीड्स आपको मिला हुआ, तो वो कितना है मेरे पास, इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट, अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट से मुझे कितना पैसा मिला, हम ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है मेरे पास वैल्यू, तो हम इसे भी लेट सपोज 2 लाख ही मान लेते हैं, ठीक है, हो गया हमारे पास काम, और कुछ मुझे गिवन नहीं है, तो हम बैलेंस करके जो भी वैल्यू आई है वो रिकॉर्ड कर लेंगे, और उसी को बोलेंगे क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, यही हमें निकालना था क्वेश्चन में। बट द पॉइंट इज कि इनमें क्या साइन आने वाले हैं सर, तो बेटा मुझे ये बताओ, जब रिफंड ऑफ टैक्स की बात हम करते हैं, ये वाला पार्ट, इसको प्रीवियसली जब आपने स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना, उस टाइम पे आपने इसको एज एन इनकम देखा होगा, बट क्या ये आपके ऑपरेशनल एक्टिविटी का पार्ट है, नहीं, तो पहले मैंने इसे प्लस किया था, तो सर अब आप इसे माइनस करवा दो, तो माइनस कर देते हैं, कोई बात नहीं, ये लो हो गया माइनस। उसके बाद लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक होने की वजह से भाई नुकसान हुआ था, क्या ये ऑपरेशनल एक्सपेंस है आपका, क्या ये नुकसान जो हुआ था वो हर साल होगा, नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी अर्थक्वेक आता है, ऐसा सोचिए कि हर साल आने वाला है, तो ऐसी जगह पे क्या करो, पहले माइनस किया था इसे, सर अब इसे हम प्लस कर देंगे, तो प्लस कर देना कोई बात नहीं। उसके बाद इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर सेटलमेंट, तो इंश्योरेंस प्रोसीड मतलब इंश्योरेंस वगैरह का क्लेम था आपका, तो इंश्योरेंस प्रोसेस होकर आपको मिल भी गया, मिला मतलब आपको पैसा रिसीव हुआ, तो आपने एज एन इनकम पास्ट में इसे रिकॉर्ड किया होगा, तो जब इनकम रिकॉर्ड किया था तो हमें इसे हटाना पड़ेगा, आज की रेट में हटाएंगे तो क्या होगा, अगेन माइनस हो जाएगा, बिकॉज पहले इसे प्लस किया था मैंने। डन, सारी आइटम्स खत्म हो चुकी है मेरी, सबको उठाओ, एडजस्ट करो, एंड यू विल गेट द मेन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो कितनी वैल्यूज आने वाली है एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार इसे कैलकुलेट करो और कमेंट करो आंसर कितना आने वाला है। हो गया कैलकुलेशन, चलिए एक बार चेकआउट करते हैं कितनी कैलकुलेशन आने वाली है। तो सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो ये ऊपर से लेके नीचे तक की जो वैल्यू है, देखो ये तो कटेगी आपका सीधा सीधा, सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 6,15,000 रुपए की वैल्यू, ठीक है। तो बुक्स के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो हमारे पास क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू मिसिंग थी, तो हमने सेम ले लिया इसको, तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका मैच नहीं होगा, लेकिन हाँ हमने अपने हिसाब से वैल्यू चेकआउट किया, क्वेश्चन आपको गिवन करके देगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये वैल्यू आपके पास नहीं थी, इसके अकॉर्डिंगली हमने एजम्पशन लिया, तो ये हमारा मेन आंसर हो जाता है। क्लियर? तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। अब जो अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही अगला वाला पार्ट, मतलब सेकेंड सेक्शन ऑफ दिस एक्टिविटी। तो तब तक के लिए आप इसको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके जो क्वेश्चंस आपके पास गिवन है वो सारे क्वेश्चंस आप कवर अप कर सकते हो अपने टीएस अग्रवाल की बुक में से या फिर अदर बुक जहाँ से आप करना चाहो। सबके कॉन्सेप्ट यार देखो सेम ही होते हैं, आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। तो इतना काफ़ी आज की क्लास के लिए, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में इसके अगले वाले टॉपिक के लिए। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।